अभिवादन स्वीकार कीजिए आशीष अलाइव का। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी भगवान भी शैतान के शिकंजे में फंस जाते हैं। कोलकाता केस का जब पोस्टमार्टम हुआ तो वह सच निकल कर आया जो आपकी रूह कपा देगी। आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा, आपके कानों को यकीन नहीं होगा कि इतनी भी बर्बरता की जा सकती है। एक 30 साल की लेडी डॉक्टर जिसके प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमन मिलने की बात की जा रही है, जिसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यह संदेह जताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर को कई लोगों ने नोच कर खाया था और इतनी बर्बरता के बाद उसके पिता को फोन करके कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच निकल कर आ रहा है, उसमें साफ साफ साबित होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर घाव हैं और साथ ही उसकी चीखें बंद करने के लिए उसके मुंह को, उसके नाक को दबाया गया था। साथ ही उसे उल्टा करके दीवार में धक्का मारकर उसका गला भी दबाया गया था, जिससे उसकी थायराइड कार्टिलेज भी टूट गई। उस डॉक्टर के पेट में, पैर में भी घाव के निशान पाए गए। उसको दीवार में जोर से धक्के मारे गए। उसके आंखों में जो चश्मे थे उसके शीशे टूटकर उसके आंखों में घुस गए। इतनी बर्बरता की गई उसके साथ। जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं उसके प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन पाया गया है, जो कि एक इंसान का नहीं हो सकता। यह मामला गैंग रेप का भी हो सकता है। जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसका सीधा कनेक्शन पुलिस से आ रहा है। तो आखिर इस केस की क्या है सच्चाई, जानते हैं इस क्राइम केस में। अंत तक बने रहिए। 9 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे आरजी मेडिकल कॉलेज से एक फोन कॉल एक व्यक्ति को जाता है, जिनसे पूछा जाता है कि आप लेडी डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं। तो उधर से जवाब आता है हाँ। तो उन्हें अवगत कराया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत काफी गंभीर है, आप अस्पताल आ जाइए। जिसे सुनने के बाद उसके पिता काफी सख्ते में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अभी कल तो ठीक ठाक थी और लोगों की सेवा कर रही थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया। इतना वो बात फोन कॉल करने वाले को कह पाते, उससे पहले ही फोन कॉल कट जाता है। उसी घबराहट में पुनः लेडी डॉक्टर के पिता आरजी मेडिकल कॉलेज में फोन करते हैं और पूछते हैं आखिर माजरा क्या है। तो उधर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है, अब वह इस दुनिया में नहीं है। जिसको सुनने के बाद उनके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और यही बात वह अपने पत्नी को भी बताते हैं, जिसे सुनने के बाद दोनों लोग काफी टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी मन को मारते हुए दोनों लोग आरजी मेडिकल कॉलेज की ओर जाना शुरू कर देते हैं। जब तक वह आरजी मेडिकल कॉलेज पहुंच पाते, उससे पहले ही यह घटना आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी, पूरे देश में फैल चुकी थी, पूरे सोशल मीडिया में फैल चुकी थी। आरजी मेडिकल कॉलेज में जमावड़ा लग गया था, भीड़ लग गया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी, न केवल यहाँ पर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बल्कि आम जनता भी धरने पर उतर आए थे और सभी का यही कहना था कि इस क्राइम की सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिसने भी यह भयावह घटना देखा और सुना, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतनी भी दरिंदगी की जा सकती है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, यह तो बस एक शुरुआत थी। इस बर्बरता के पीछे किसका हाथ था, इसको जानने के लिए हमें तह तक जाना होगा। यह क्राइम केस कोलकाता की बेहद प्रतिभावान छात्रा की है, जो कि चेस्ट मेडिसिन विभाग में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और अपने पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। लेकिन किसे पता था कि इस लेडी डॉक्टर का अंत इतना यातना भरा होगा, जो कि बयां करना भी मुश्किल होगा। इस महिला डॉक्टर का जन्म एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ और उनके परिवार वालों के लिए काफी गर्व की बात थी, क्योंकि कोई पहला व्यक्ति था जो इनके घर से ऐसा डॉक्टर बना था, इस पोस्ट पे आया था। और साथ ही उस सोसाइटी में जहां पर ये रहते थे, वहां के लोग भी इसे देखकर गौरवान्वित होते थे कि बच्ची अच्छे पोस्ट पर है। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। मेडिकल कॉलेज में खुद को साबित करने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ा था।
जितने भी पेशेंट वहां पर आते थे यह मुस्कुराकर शालीनता से और पूरे लगन से मरीजों की इलाज करती थी, या कि यूं कहें कि समर्पण की भावना पूरे मरीजों के लिए थी। लेकिन किसे पता था कि खुद उसी का अंत इतना भयावह होगा जो पूरे देश को रुला देगा। 8 अगस्त रात 11 बजे इस महिला डॉक्टर की मां का फोन आता है कि बेटा तुम कैसी हो। तो उधर से उसी मुस्कुराहट के साथ यह लेडी डॉक्टर कहती है, मां ठीक हूं मैं, आप चिंता मत करिए, और अब मैं पेशेंटों का ख्याल रखने जा रही हूं, यानी कि मरीजों का देखभाल करने जा रही हूं। यही संवाद मां के साथ आखिरी संवाद था। उसके बाद मां भी संतुष्ट हो जाती कि मेरी बच्ची सेफ है, सुरक्षित है और पेशेंटों का इलाज कर रही है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर 11 बजे के बाद यह लेडी डॉक्टर अन्य 2 सहायक डॉक्टरों के साथ खाना खाती है। उसके बाद यह कहती है कि मुझे थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि रात का वक्त था, जाहिर सी बात है लोगों को नींद आती है। उसी तारतम्यता में उस लेडी डॉक्टर को भी नींद आने लगा। उसके बाद वह उन सहायक डॉक्टरों को कहती है कि मैं सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए कुछ देर के लिए जा रही हूँ। उसके बाद वहां से वह चली जाती है, और शायद यही वह आखिरी मोमेंट था जब वह सहायक डॉक्टर उस लेडी डॉक्टर को आखिरी बार मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उसके बाद शायद वह इस मुस्कुराहट भरे चेहरे को ना देख पाते। 9 अगस्त की सुबह जब उस लेडी डॉक्टर के पिता को वह भयानक कॉल आता है, उसके बाद दोनों दाम्पत्य रोते भी लगते हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, और वहां पर देखते हैं कि वह हॉस्पिटल कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। इतना भयानक दृश्य था वहां का। जब लेडी डॉक्टर के माता पिता अपने बच्ची को देखते हैं तो देखकर सन्न रह जाते हैं। वह बच्ची अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर में जगह जगह पर चोट थे। उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। जगह जगह से खून का बहाव हो रहा था। यह ऐसा मंजर था जो एक माता पिता के लिए सबसे दुखद घड़ी होगी कि वह अपने आंखों के सामने अपने औलाद को इस क्षति विहीन स्थिति में देख रहे थे। बर्बरता की सारी हदों को देखकर लेडी डॉक्टर के माता पिता निशब्द थे। अब उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं था, बेबाक खड़े थे। इस भयानक घटना की खबर वहां के डॉक्टरों को, कर्मचारियों को हिला कर रख दिया। साथ ही यह बात अब आग की तरह बाहर भी फैल चुकी थी, जिससे लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, और उनका यही कहना था जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसे सजा दी जाए। अब पुलिस प्रशासन पर भी काफी दबाव था, इसीलिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। शुरुआती दौर पर अस्पताल में यही कहा गया था, अस्पताल प्रशासन की ओर से, कि इस लेडी डॉक्टर की हत्या की गई है। लेकिन जो उसके शरीर में जख्म थे, घाव थे, लहूलुहान थी, तो यह बात साफ साफ चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि इसकी हत्या नहीं, साथ साथ में इसके साथ बर्बरता भी की गई है, दुष्कर्म भी की गई है। और यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ साफ जाहिर हो जाती है कि हाँ, इनके साथ दुष्कर्म, बर्बरता की गई है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, उसी के साथ साथ राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ने लगा। साथ में ममता बनर्जी के साथ भी दबाव बढ़ने लगा कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और न्याय दिलाया जाए। उसी तारतम्यता में उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी खंगाले गए, जहां पर एक संजय राय नामक व्यक्ति को संदिग्ध पाया गया, और बताया जाता है कि संजय राय पुलिस कर्मचारियों के साथ काम किया करता था। हालांकि वह पुलिस अधिकारी नहीं था, पर बतौर सेवक के रूप में, कुछ प्रशासन में ऐसा जगह होता है जहां पर पुलिस प्रशासन के कहे अनुसार प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, उसी तरीके से संजय राय भी एक प्राइवेट व्यक्ति था जो कि पुलिस प्रशासन के लिए काम किया करता था। लेकिन वह लोगों को यही बताया करता था कि मैं पुलिस का व्यक्ति हूं, मैं पुलिस अधिकारी हूं। तो जब संजय राय को सीसीटीवी में देखा गया तो उसे संदिग्ध मान लिया गया था और उसे हिरासत में भी ले लिया गया। साथ ही उस सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ डिवाइस पाया गया,
जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ यह बर्बरता किया गया था। और पुष्टि होने के बाद पता चलता है कि यह संजय राय का ही ब्लूटूथ फोन है, जिसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन पुलिस रिमांड में होने के बाद भी संजय राय कोई भी चीज कबूल नहीं कर रहा था। अंततः 3rd डिग्री देने के बाद संजय राय कबूल कर लेता है कि हाँ, यह चीज मैंने ही किया है। अगर हम संजय राय के पीछे की हिस्ट्री में जाते हैं तो उसने कई बार शादियां की थी और उसके पत्नी का मृत्यु भी हो चुका था ऐसी संदिग्ध तरीके से। तो पुलिस इसी तारतम्यता में सभी कड़ी को जोड़ते हुए क्लियर कर देती है कि आरोपी संजय राय ही है और संजय राय को 23 अगस्त तक के लिए रिमांड में रखने की बात कही गई। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले जो मैंने वीडियो में जिक्र किया कि कुछ ऐसे भी अवशेष पाए गए हैं कि हो ना हो गैंग रेप भी हो सकता है। अभी वर्तमान में संजय राय रिमांड में है, हिरासत में है। जैसे जैसे नई नई कड़ियां खुलती जाएंगी वैसे वैसे पूरी हिस्ट्री क्लियर होती जाएंगी। इस घटना ने हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हमें अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को अभी से ट्रेंड करना होगा, अभी से सिखाना होगा कि आप अपनी माँ बहनों की रक्षा करें और आप ऐसे हैवान ना बने। यह बेहद जरूरी है और साथ ही यह जिम्मेदारी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की होनी चाहिए कि वह एक दूसरे की रक्षा करे। बाकी यह छोटा सा प्रयास अगर आपको समझ में आया हो तो दिल करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तो आपका बड़ा भाई आशीष अलाइव मिलता है ऐसे ही अगले किसी वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर व्यक्त कीजिएगा।